तो गोमती से गोमंतक नाम आ गया तो गोवा का अस्तित्व मिट जाएगा। विवाद जो चल रहा है कर्नाटका के साथ, महादाई का पानी जो है वो मोड़ना है। और जैसे जैसे ये नदियाँ सूखी, ये सभ्यताएं भी पूरी तरह से मिट गई, इनका विनाश हो गया। पशु पक्षी दिखाई दे रहे, उनका भी अस्तित्व मिट जाएगा। महादाई का जंगल है, वहाँ टाइगर है। पानी जो है वो कर्नाटक ने डाइवर्ट किया है। राजनीति के कारण ही गोवा का काफ़ी नुकसान हो रहा है। किसी बच्चे को पूछेंगे तो वो बोलेंगे मुझे पानी मिलता है, टैप से मिलता है। नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं गोवा का पहला हिंदी न्यूज चैनल राष्ट्र टीवी। राष्ट्र टीवी अभी पहुंचा है महादाई नदी के किनारे। उसी नदी के किनारे जो गोवा के लिए सिर्फ एक नदी नहीं है, एक माँ के जैसी है। उस माँ के जैसी जो अपने बच्चों को पालती है, उन्हें बड़ा करती है। लेकिन अगर इसी माँ का साथ छूट जाए तो आप समझ सकते हैं कि वो बच्चा अनाथ हो जाता है। और कुछ इसी तरह का मामला महादाई नदी को लेकर चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महादाई नदी को लेकर जो एक डिस्प्यूट है कर्नाटक और गोवा के बीच में, उसकी बारीकियों को समझना बेहद ज़रूरी है कि आखिरकार ये जो विरोध है दोनों स्टेट्स के बीच में वो क्यों है और क्यों कर्नाटक इस नदी को डाइवर्ट करना चाहता है, यानी कि गोवा से उनकी माँ का साथ जो है वो उसका रिश्ता तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ है राजन केरकर जी, जो पर्यावरणविद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्र टीवी पर। सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि महादाई जो रिवर है, इसका गोवा के लिए इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि जब तक उसको नहीं समझेंगे, उसकी बारीकियों को नहीं जानेंगे, तब तक हमें नहीं समझ में आएगा कि इस जो ये डिस्प्यूट चल रहा है उसकी गहराई क्या है। गोवा की ये जो मांडवी नदी है, जिसको 70 में महादाई बोला जाता है, तो गोवा में 11 नदियां हैं और 11 नदियों से एक ही महादाई और मांडवी जिसको हम बोलते हैं वो एक ही नदी है। जो लंबाई में देखेंगे तो 111 है और पूरा उसका ड्रेनेज देखेंगे तो 1580 उसका ड्रेनेज स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। इतनी छोटी नदी है, लेकिन गोवा को जो 43% पीने का पानी जो है वो देने का कार्य ये नदी कर रही है। और सदियों से ये नदी जो है वो गोवा के लिए अधिकतम महत्वपूर्ण है, क्योंकि गोवा का जो नाम है, हम गोवा बोलते हैं, वो गोवा या गोमंतक नाम वो पूरा इस नदी से जुड़ा है, क्योंकि इस नदी को हम गोमती बोलते हैं। तो गोमती से गोमंतक नाम आ गया। तो एक नदी, जैसे हम भारत के लोग जब हिंदू बोलते हैं तो हिंदू ये धर्म का नाम नहीं है, हिंदू ये सिंधु का नाम है, सिंधु नदी का नाम है। उसी तरह महादाई जो नदी है इसको हम गोमती बोलते हैं। तो गोमती नदी गोवा का जीवन आधार है और गोवा के लोगों का, यदि हम सोचेंगे कि ये नदी नहीं है तो गोवा का अस्तित्व मिट जाएगा। तो गोवा के पूरे खेती और पूरे व्यवहार के लिए, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इस जीवन के लिए ये नदी का बहना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और नदी से पूरा गोवा का आर्थिक, सामाजिक पूरा जीवन जो है वो इस पर निर्भर है। जो विवाद जो चल रहा है कर्नाटका के साथ, ये विवाद कब से चल रहा है? और सबसे बड़ी बात ये है कि कर्नाटका का कहना है कि वो इस नदी को जो डाइवर्ट कर रहा है वो अपने लोगों के लिए कर रहा है, क्योंकि उन्हें भी पानी की ज़रूरत है। तो गोवा का ये जो सवाल है, वो सवाल गोवा मुक्त होने के बाद, आपको पता होगा कि गोवा 1961 में पुर्तगालियों के गुलामी से, जंजीरों से मुक्त हो गया। और उसके बाद ही हमारे उससे पहले 1956 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उस समय में इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट बनाया। और इस एक्ट बनाते समय तो गोवा का राज्य और गोवा का केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में नहीं था भारत में। और उस समय वो कर्नाटक के लोग सोच रहे थे कि ये जो मलप्रभा नदी है, उस मलप्रभा नदी को पानी की कम पड़ रहा है, तो इसलिए इसमें पानी चाहिए। तो उन्होंने जब 1973 ने जब मलप्रभा पर एक बड़ा डैम बनाया तो उसमें पानी नहीं था। तो उनके जो इंजीनियर थे यस जी बालेकुंद्री, उन्होंने बताया कि हमें जो महादाई है, महादाई का पानी जो है वो मोड़ना है। तो मोड़ के
ये जो पानी वो यहाँ मलप्रभा में ले जाने का उन्होंने सोच लिया और इसी कारण उन्होंने जो बताया था उस समय वो क्या हो गया कि ये जो धरना बनाना था, डैम बनाना था, तो उसका प्रस्ताव वहाँ से शुरू हो गया। लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो शुरुआत हो गई 1986 में जब उसका प्रारंभ हो गया। गोवा के तरह तरह के जो शशिकला ताई काकोडकर, लुईस प्रोत बारबोजा जैसे मुख्यमंत्री थे, प्रताप सिंह राणी जैसे मुख्यमंत्री थे, उस समय कर्नाटक के जो पॉलिटिशियन थे वो वहाँ से यहाँ आके गोवा के मुख्यमंत्री को गोवा के राजनीतिक पर दबाव बढ़ाते थे। और इस दबाव के कारण हमें बाद में पता चला कि वहाँ से कोशिश करने के बाद 2006 में कर्नाटक ने इस नदी पर बांध बनाने का फाउंडेशन स्टोन लगाया। क्या आपको लग रहा है कि जो पॉलिटिकल विल है स्पेशली गोवा की वो कमज़ोर रही, वहाँ कुछ कमी रही जिसकी वजह से इतना आगे तक कर्नाटक पहुँच गया कि यहाँ पर डैम बनाना भी शुरू कर दिया गया? क्या है कि गोवा मुक्त होने के बाद जो अपने भूमि के बारे में, अपने पानी के बारे में, अपने जैविक संपदा के बारे में जानकारी होनी चाहिए थी, वो जानकारी काफ़ी कम है। लोगों को जो एनवायरमेंटल लिटरेसी है, वाटर लिटरेसी, इसके इतनी कम है कि उनको पता नहीं है कि बाबा हमें जो पीने का पानी मिल रहा है गोवा में वो महादाई नदी से आता है। किसी बच्चे को पूछेंगे तो वो बोलेंगे मुझे पानी मिलता है टैप से मिलता है, मुझे नदी से नहीं मिलता है। तो ऐसी हालात है और इस हालात में यदि हम इनको बोलेंगे महादाई नदी है, उसका पानी मोड़ रहा है कर्नाटक, तो उनका जो मन है वो हमें पानी मिल रहा है, हम क्यों इतना तकलीफ लेना है। तो इसी कारण हमारे जो पॉलिटिशियन है उनकी विल पावर इतनी कम पड़ गई है और इनके कम पड़ने के कारण ही मुझे बारंबार उन्हें बताना पड़ा कि बाबा ये जो नदी है वो मोड़ के ले गए तो काफ़ी सवाल खड़े हो जाएंगे। तो इसके बाद में ही हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने काफ़ी कोशिश करके यहाँ जो डैमिंग और डाइवर्शन का जो प्रोजेक्ट है वो करने का मन लिया। ये तो रहा कि जो अगर महादाई डाइवर्ट हो जाती है पूरी तरह से कर्नाटक की तरफ तो गोवा के लिए कितना बड़ा नुकसान होगा। पीने का पानी नहीं होगा, ज़रूरतें जो है वो पूरी तरह से मिट जाएगी। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर हम पुराने इतिहास को उठाएं तो बड़ी बड़ी सभ्यताएं उनको आगे बढ़ाने का काम नदियों ने किया और जैसे जैसे ये नदियाँ सूखी ये सभ्यताएं भी पूरी तरह से मिट गई, इनका विनाश हो गया। तो आप समझिए कि एक नदी का कितना महत्व है किसी भी सभ्यता के लिए, किसी भी शहर के लिए, और गोवा के लिए महादाई का यही महत्व है, यही इम्पोर्टेंस है। और अगर ये नदी पूरी तरह से कर्नाटक की तरफ मुड़ जाती है तो आप समझिए जो अभी ये बहता हुआ पानी है और इस पानी को आप देखेंगे ये सिर्फ पानी भर नहीं है, ये लाइफलाइन है गोवा के लिए, ये पूरी तरह से मिट जाएगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ चारों तरफ देखिए आप, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अगर आप पीछे सुनेंगे तो पक्षियों की आवाज़ भी हमें सुनाई दे रही है। राजन जी, ना केवल लोगों के पीने का पानी ख़त्म हो जाएगा, गोवा के लिए एक बहुत बड़ा क्राइसिस यहाँ से खड़ा हो जाएगा अगर ये रिवर डाइवर्ट होती है। इसके अलावा जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको कितना बड़ा नुकसान है? क्योंकि गोवा में जब हम देखेंगे तो हमें पता है कि 6 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और 1 नेशनल पार्क है, लेकिन 6 जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इनमें 208 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जिसका महादाई का क्षेत्र है, ये नदी जहाँ से बहती है पूरा का पूरा ये जो घना जंगल है, ये जंगल ही इस पानी को रोकने के लिए पुरखों से कार्य कर रहा है। यदि ये जंगल नहीं है तो पानी नहीं मिलेगा। और आपको पता होगा कि जब हमें ये पूरा घना जंगल दिखाई देता है जहाँ जहाँ, ये जंगल का भी अस्तित्व पानी पर निर्भर है। और हम गोवा के बारे में सोचेंगे तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि गोवा के पूरे लोगों को ज़्यादातर पानी, यदि आप फोंडा में जाओगे तो फोंडा में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, ओपा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जो विश्वेश्वर के समय बनाया है, पोर्चुगीजों के समय बनाया था, वहाँ का जो पानी है वो भी महादाई का पानी है। क्योंकि वहाँ से खांडेपार, जिसको हम दूधसागर नदी बोलते हैं, वो आती है।
तो गांजे में आएंगे तो गांजे में पूरे जो फुंडा तालुका है, पंजीम शहर है, पूरा लोग जो है बिचौली, सत्तरी, बारदेश, तिसवाड़ी, ये सब जो जगह है गोवा के, वहाँ के लोगों को जो पीने का पानी मिलता है वो पूरा पानी इस नदी का पानी है। इस नदी से जो पानी जाता है यही पानी ट्रीटमेंट करके लोगों को पीने के लिए दिया जाता है। और ये पानी यदि मुड़ जाएगा तो काफ़ी इस लोगों को भी परेशानी हो जाएगी और जैविक संपदा जो है, बाघ है और तरह तरह के जो हमें इस जंगल में पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं, उनका भी अस्तित्व मिट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला अभी पेंडिंग है। क्या लगता है, जिस तरह की पैरवी इस मामले को लेकर चल रही है गोवा की तरफ से, क्या गोवा इस केस को सुप्रीम कोर्ट में जीत सकता है? फिलहाल की जो स्थिति आपको लग रही है, जिस तरह से इस केस को प्रेजेंट किया जा रहा है गोवा की तरफ से, क्या है कि गोवा को मैंने हर बार जब गोवा में नए चीफ मिनिस्टर आते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ कि बाबा, ये जो गोवा का क्षेत्र है, महादई का जंगल है, वहाँ टाइगर है, इस टाइगर की रक्षा करेंगे तो ही हमारी महादई की रक्षा हो जाएंगी। तो मैंने जब गोवा के मुख्यमंत्री को बोला कि ये टाइगर कॉरिडोर में यदि प्रॉब्लम हो जाएगा तो हमें काफ़ी तकलीफ सहनी पड़ेगी, तो इसलिए हमारे चीफ मिनिस्टर और हमारे जो लोग थे उन्होंने टाइगर कॉरिडोर का जो क्वेश्चन था वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज को बताया। तो उन्होंने जो परमिशन दिया था कर्नाटक को, पर्यावरण का परमिशन, तो वहाँ उसको रोक दिया है। तो आज भी मुझे लगता है यदि कर्नाटक के लोगों को हमें रोकना है तो सिर्फ हमारे पास वन्य जीव और पर्यावरण, ये दो ही चीज़ें ऐसी है जिनका हम इस्तेमाल करके महादई का अस्तित्व हम सुरक्षित रख सकते हैं। यदि नहीं इस पर ज़्यादा प्राधान्य नहीं देंगे तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में हमने जो पिटीशन फाइल किया है उससे हमें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बताना काफ़ी मुश्किल की बात है, क्योंकि पूरा का पूरा हम जब वहाँ सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे उस पर ही निर्भर हो जाएगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि ना केवल नदी का महत्व गोवा के लोगों के लिए है, बल्कि ये जो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट आप देख रहे हैं, ये जो पूरा इकोसिस्टम है, ये डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे स्पीसीज़ हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, आखिरकार उनका क्या होगा? क्योंकि उन्हें भी तो पानी चाहिए ना। और अगर दो राज्यों के बीच किसी चीज़ को लेकर डिस्प्यूट है तो वो राज्यों की कहानी है, उसको वहाँ के लोग, वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो क्यों उसको भुगते? अब अगर फाइनली इसको थोड़ा सा समझे राजन जी, गोवा के पास आपने जो बताया कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, क्योंकि ये भी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी और यहाँ पर रहने वाले जो पशु पक्षी है, एनिमल्स हैं, जो अलग अलग स्पीसीज़ हैं, वो पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। ना केवल गोवा के लोगों को पानी के क्राइसिस तो होंगे ही होंगे। अब आगे का रास्ता क्या है गोवा के पास? खास तौर से रास्ता ये कही है कि हम ये जो विषय है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसमें ये जो पिटीशन लगा है गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक, उनकी हियरिंग नहीं हो रही है। तो गोवा के मुख्यमंत्री और गोवा के जो एडवोकेट जनरल है, उनका फ़र्ज है, उनका कर्तव्य है कि जल्द से जल्द इस हियरिंग हो जाए और गोवा का जो सवाल है, गोवा के अस्तित्व के बारे में जो कोई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इनका हम ज़्यादा महत्व रखेंगे सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होना अभी इस समय ज़रूरी है, क्योंकि पानी जो है वो कणकुंभी से पानी मलप्रभा में जा रहा है और ये पानी ऐसे ही जाते रहेगा। तो मुझे लगता है कि जब तक उसका डिसीजन हो जाएगा तब तक हमारी नदी जो है, कलसा, भांडुरा, हल्तरा, सुरला है, इसका अस्तित्व मिट जाएगा। बाद में कर्नाटक बोलेगा हमें पीने का पानी नहीं और पानी चाहिए। तो 2048 में, 2048 में फिर एक बार ट्राइब्यूनल बैठेगा और इस पर सोच करेगा और कर्नाटक के लिए ज़्यादा पानी देगा। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए हमें अभी तक आज से ही शुरुआत करनी चाहिए। एक जो डैम बनाने की बात थी, कुछ इस तरह की भी चर्चाएं हैं कि
जो महादेई रिवर का पानी है कुछ हद तक उसको डाइवर्ट भी कर दिया गया है, कितनी सच्चाई है? पानी जो है वो कर्नाटक ने डाइवर्ट किया है। इसके बारे में मैंने जब भारतवीर वांचू गोवा के राज्यपाल थे और मनोहर पर्रिकर चीफ मिनिस्टर थे, तब मुझे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन काउंसिल के बैठक में शामिल होने का न्योता मिला। तो उस समय मैंने ये सब कुछ बताया, तो गोवा के जो चीफ इंजीनियर थे उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये पानी मुड़ नहीं रहा है। तो मैंने उनको बोला कि मेरे पास आइए, मैं आपको बताता हूँ। मैंने उनको कणकुंबी ले कर गया और बाद में गोवा में उसके बारे में जानकारी हो गई और डिसोबीडिएंट पिटीशन जो था गोवा का, तो उसी समय फाइल हो गया। तो उससे हमें पता चलता है कि 2015 से आज तक पानी जो है वो कर्नाटक में जा रहा है। अभी तो हम 2024 में है, तो 24 ख़त्म होने के बाद 2025 में हो। तो इस कारण हमें ये सब जो चीज़ें चल रही है, इसके पूरा का पूरा हमारा जो सिस्टम है वो जिम्मेदार है। यदि हम इसके बारे में गांभीर्य से इसका विचार नहीं करेंगे तो ऐसे ही काफ़ी प्रश्न निर्माण हो सकते हैं। एक आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है कि जो इसका समाधान नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे एक राजनीति है? क्योंकि ऐसा भी रहा है, जब गोवा में एक गवर्नमेंट थी तो सेम पार्टी की गवर्नमेंट कर्नाटका में भी रही है, तो समाधान तो निकल सकता था। क्योंकि चलिए अब तो ये कहा जा सकता है कि वहाँ कांग्रेस है, यहाँ बीजेपी है, एक डिस्प्यूट दिखेगा। जब सेम पार्टी की सरकारें रही है, चाहे फिर बीजेपी की यहाँ और वहाँ हो, कांग्रेस यहाँ और वहाँ हो, तो भी समाधान नहीं निकाला गया। यानी कि कहीं ना कहीं इसके पीछे राजनीति भी दोनों स्टेट के पॉलिटिशियंस कर रहे हैं। ये राजनीति के जो है वो पूरा भारत में ही चल रही है। और हमारा जो केंद्र में सरकार होता है, उनको क्या लगता है कि हमें ज़्यादातर एमपी किस राज्य से मिलेंगे, वो जब विचार करते हैं तो उनको लगता है कि कर्नाटका ज़्यादा एमपी दे रहा है, क्योंकि 28 एमपी जो है कर्नाटक से आते हैं, गोवा से सिर्फ 2 आते हैं। तो वो क्या करेंगे कि कांग्रेस सत्ता में हो या बीजेपी सत्ता में हो या जनता दल सत्ता में हो, कोई भी पार्टी सत्ता में हो, तो उनको उसका गोवा के पर ज़्यादा ध्यान नहीं होगा, क्योंकि उनको मालूम है गोवा पर ज़्यादा ध्यान दिया तो कर्नाटक में उनके एमपी जो है कम हो जाएंगे। तो राजनीति जो है, राजनीति के कारण ही गोवा का काफ़ी नुकसान हो रहा है और अभी भी ये नुकसान होते रहेगा। गोवा का चीफ मिनिस्टर कोई भी बने, बीजेपी का बने या कांग्रेस का बने, तो इसमें कुछ बदलाव नहीं आएगा मेरे ख्याल से। और कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री है वो अपने राज्य के बारे में सोचेंगे। तो पूरा का पूरा ये पानी का मामला नहीं है, ये राजनीति का मामला है। कर्नाटक के पास इतनी बड़ी नदियां हैं, आपको पता होगा कि कृष्णा नदी वहाँ से बहती है, वहाँ से कावेरी है, इतने बड़े बड़े नदियाँ तालाब कर्नाटक के पास है। गोवा तो इतना छोटा, उनके किसी भी ज़िले से आप देखेंगे, कारवार से देखेंगे या बेलगांव से देखेंगे, तो इतना छोटा प्रदेश है कि एक नदी को छोड़ देंगे तो कुछ उसका नुकसान नहीं हो जाएगा। लेकिन वो लोग सिर्फ राजनीति जानते करते हैं और इस राजनीति के कारण ना गोवा का भला हो जाएगा, ना कर्नाटका का भला हो जाएगा, ना महाराष्ट्र का भला हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजन जी तमाम इन मुद्दों पर बात करने के लिए। और राष्ट्र टीवी लगातार इस मुद्दे पर बना रहेगा, इस मुद्दे को हम उठाते रहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक नदी की बात नहीं है, ये गोवा की लाइफलाइन की बात है। और सबसे बड़ी बात आप लोगों को भी समझनी होगी कि राजनीति से परे अगर आपको अपनी नदी को बचाना है, क्योंकि यही पानी है जो आपको जीवन दे रहा है, यही पानी है जो आपके इस खूबसूरत गोवा को बचाए हुए है, तो आवाज़ आपको उठानी पड़ेगी, आपको इसके लिए आगे आना होगा। आप ये कहकर पीछे नहीं हट सकते हैं कि पानी अगर कम होगा तो सरकार की जिम्मेदारी है, वो खुद से अरेंज करेगी। जिस दिन पानी कम होगा ये सरकार भी नज़र नहीं आएगी। तो महादेई को बचाना है और राष्ट्र टीवी इस मुहिम में लगातार जो है आपके साथ खड़ा है और इस मुहिम को हम आगे तक ले जाने का काम करेंगे। फिलहाल आप देखिए इस महादेई नदी को, आप देखिए इस आवाज़ को सुनिए। ये आवाज़ भर नहीं है, ये वो संगीत है जो आपको इस भीड़ भाड़ में एक सुकून देता है। तो आप समझिए कि क्या महत्व ये नदी यहाँ पर रखती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।